आप खौफ पैदा करने के लिए जय श्री राम का नारा मत लगाइए। राम हम लोगों के लिए पूजनीय है, आराध्य हैं। हम हिंदू हैं, जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है? लेकिन दिखावे के लिए जय श्री राम नहीं बोलते। अब वहां पर किसी को डराने के लिए जय श्री राम नहीं बोलते। हाँ। यहाँ तो डराने के लिए जय श्री राम। यहाँ दिन में भी लोग नहीं निकलते थे और नीतीश जी ने उस क्राइम को साफ किया। क्राइम फ्री हुआ। नीतीश जी के वजह से यहाँ भाजपा जीती। 4 बार से सांसद हैं। बेतिया में कोई ऐसा काम नहीं दिखता है जो लगे कि सांसद जी ने करवा दिया। मिलना, लोगों के दुख दर्द में उनका हिस्सा बनना, उनके लिए जो भी हो सकता है बन सकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज हमारे साथ बेतिया जिले के और राजनीति के ये बाबा भी बेतिया कहे जाते हैं, वैसे उम्र से ही लग गए होंगे बाबा है। इनका नाम NN शाही है। ये डॉक्टर भी हैं, इनके आगे डॉक्टर भी लगता है। ये मरीजों का इलाज करते हैं और मरीजों के इलाज के साथ साथ ये पॉलिटिकल रुचि भी रखते हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं और राजनीति को बारीकी से समझ रखते भी हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे लोगों से बातचीत की जाए जो राजनीति की तो बातें करें, लेकिन साथ ही साथ क्या बदलाव इनके दौर से और आज के दौर में हुआ है उन सब चीज़ों को लेकर, और ये भी कि क्या ये जो सिनेरियो आज राजनीति बन रहा है इससे कितना बेनिफिट जनता को होगा। तो आपका तारुफ कराते हैं डॉक्टर NN शाही से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत आप तो मेरे भी बाबा समान ही हैं तो मैं भी आपको बाबा से ही संबोधित करूंगा। तो हम NN शाही ना कह के, डॉक्टर ना कह के, इनको बाबा जी आज कहेंगे। तो बाबा जी ये बताइए आप कि अब तो देख रहे हैं आप पॉलिटिक्स कैसी हो रही है। भीड़ बुलाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, वोट पाने के लिए तो पहले भी पैसा दिया जाता था, लेकिन अब तो भीड़ बुलाने के लिए पैसा, इसको कैसे देखते हैं आप? हम लोगों ने जब राजनीति शुरू की थी उस समय ऐसा नहीं। मैंने अपना पहला चुनाव 1990 में इंडिपेंडेंट लड़ा। यहाँ हमारे माननीय संजय जायसवाल जी MP जो हैं, उनके पिताजी माननीय मदन प्रसाद जायसवाल जी स्वर्गीय जो हो चुके हैं, उनके साथ मेरी पहली भिड़ंत हुई। और उस समय का इलेक्शन आप विश्वास नहीं करेंगे, लोगों ने लड़ा। स्पॉन्टेनियस इलेक्शन था और मेरा खर्च मुश्किल से 1.5 लाख रुपया था। एक चुनाव का? एक चुनाव लोकसभा क्षेत्र का नहीं, विधानसभा बेतिया विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा था 1990 में इंडिपेंडेंट। 1 फरवरी को मैंने नौकरी से त्यागपत्र दिया। मैं MJK में पोस्टेड था, मेडिकल ऑफिसर। और 3 फरवरी को मैंने नॉमिनेशन किया था। और उसमें राम शिला पूजन की बहुत बड़ी होड़ थी और जय श्री राम का नारा ऐसे लगता था कि जैसे उसके खिलाफ लड़ने वाले जितने लोग हैं वो सब मुसलमान थे। तो इस तरह की परिस्थिति में मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा था और मैं बहुत थोड़े ही मतों से हार गया। उसके बाद से मेरा दुर्भाग्य, लौरिया की सभा में राजीव गांधी जी आए थे। मुझे लोगों ने ठकेल कर कांग्रेस में एंट्री करा दिया मंच पर। राजीव गांधी जी को मैंने कहा कि यहाँ तो जात पात पर टिकट मिलता है, मुझे टिकट नहीं मिला तो जात पात की वजह से, इसलिए मुझे इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा। तो बोला उन्होंने कि नहीं ऐसा नहीं होगा डॉक्टर, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य, उनकी मृत्यु हो गई। चीज़ें फिर वही मतलब वो कसक अभी बनी हुई है कि मतलब मौके आए लेकिन ईश्वर ने नहीं चाहा। क्या राजयोग नहीं है आपके हाथों में? क्या हो सकता है, लेकिन कर्मयोग तो है। राजयोग ना हो, कर्मयोग है। मैं अपना काम करते रहता हूँ, इसकी चिंता किए बिना कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा। मैं अपना काम करता हूँ, जनता के बीच में मेरी पैठ। कौन सा काम ज्यादा कौन सा काम करते हैं आप? डॉक्टर वाला या फिर तो करते ही है, लोगों से मिलना, लोगों के दुख दर्द में उनका हिस्सा बनना, उनके लिए जो भी हो सकता है बन सकता है। चुनाव लड़ने की इच्छा अभी है? निश्चित रूप से है। इस राजनीति में है तो चुनाव लड़ने की इच्छा तो है ही, लेकिन चूंकि ये सीट भाजपा के साथ है और हमारा गठबंधन है, मैंने माननीय नीतीश कुमार जी से मुलाकात की है, उनको कहा है अगर वो सीट ले लेते हैं जदयू में, क्योंकि जो अभी विधायक हैं उनके बारे में हम सुन रहे हैं कि बहुत सरेंडर करेंगे, उनके खिलाफ बहुत नाराजगी है लोगों में। तो अगर गठबंधन चाहेगा और हमको अगर यहाँ से प्रत्याशी बनाएगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, क्या नाराजगी है? जो क्योंकि मंत्री भी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। बेतिया की बात आप मत कीजिए। हाँ, क्योंकि मैं 2015 में चनपटिया से मैंने चुनाव लड़ा था। अच्छा, बेतिया में तो आज है ही। हाँ। बेतिया में तो हम रहते हैं बेतिया में, लेकिन चूंकि मेरा पैतृक घर
यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चनायन बांध में है, जो चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो मैंने जो पहली लड़ाई लड़ी बेतिया से, दूसरी लड़ाई समता पार्टी से भी लड़ी बेतिया से, तीसरी बार मैंने इंडिपेंडेंट लड़ाई की 20 में, वो भी बेतिया से। लेकिन अब चनपटिया 2015 में हमको हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने चनपटिया भेज दिया। हमने चनपटिया में लड़ाई की और 61,000 वोट आया हमको। 400 वोट से मैं 464 वोट से 400। मतलब ये अब लगता है आपको कि वो 400 का आंकड़ा फुलफिल हो जाएगा अगर मुझे सीट मिल जाती है तो? निश्चित रूप से, क्योंकि लोगों में एक सिंपैथी का वेग भी है कि बहुत दिन से ये राजनीति में है, सफल नहीं हो पाए हैं किन्हीं कारणों से। एक बार गद्दी बिठाया एक बार इनको गद्दी पर बिठाया, जाते जाते गद्दी बैठ जाए। नहीं, इस बार मौका नहीं मिला तो हो सकता है फिर कितने उम्र के हो गए होंगे आप? 74। तो हो सकता है 5 साल बाद फिर मुश्किल ही चुनाव लड़ पाए आप? नहीं, 5 साल बाद लड़ने की स्थिति नहीं होती। हाँ, उम्र शरीर साथ नहीं ये मेरा देता है। आखिरी चुनाव है। तो ये नीतीश जी को भी सोचना चाहिए शायद। नीतीश जी भी हमारे ही उम्र के हैं, हमसे 3 महीना के आगे पीछे हैं। कि इस बार अपने साथी को ले चले मैदान में हम। ले जाना चाहिए उनको। जिस तरह से मैंने जनता दल यू को यहाँ खड़ा किया है समता पार्टी के समय से, इस पूरे जिले में, जिसमें मैं अध्यक्ष था उस समय बगहा और बेतिया दोनों जिला एक साथ था सांगठनिक रूप से। अब बगहा अलग हो गया है, बेतिया अलग हो गया है, लेकिन मैं दोनों जिले का अध्यक्ष था। उसके बाद मैं बिहार प्रदेश जनता दल यू का उपाध्यक्ष रहा 6-7 साल, केंद्रीय कार्य समिति में रहा, अभी केंद्रीय कार्यकारिणी का मेंबर हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, क्या राजनीतिक पार्टियां पुराने लोगों को एक साइड कर रही हैं, उनको मतलब उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है? इस तरह कई नेता आरोप लगा रहे हैं। आज की राजनीति जो है ना, वो राजनीति हो गई किसी तरह से आओ लूटो खाओ। मतलब जितने बेतिया में नेता सब यही कर रहे हैं। उसमें होता क्या है कि नेतृत्व के अगल बगल जो लोग रहते हैं वो सब देखिएगा आयातित लोग हैं। कोई समता पार्टी के समय से, अच्छा, मतलब इसको इससे जोड़ सकते हैं कि चापलूसी जो जितना ज्यादा करता है वो उतना जो जितना ज्यादा करता है उसको वही जगह मिलती है। अब आप देख रहे हैं बिहार की जो स्थिति है कि बिहार को वो लोग स्टीयर कर रहे हैं जो सब बाहर से आए, आयातित लोग ही हैं। आयातित लोग। संजय जायसवाल से लोगों में बड़ी नाराजगी, जब हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, कोई विकास ऐसा दिखाई नहीं देता। एक ओवरब्रिज है वो भी संजय जायसवाल बनने नहीं दे रहे थे कि उनका पेट्रोल पंप जो बगल में है उसका नुकसान हो जाएगा। तमाम तरीके की ऐसी बातें लोग कह रहे हैं, जैसा लोगों से मेरी बातचीत हुई है। आपको क्या लगता है, संजय जायसवाल ने काम किया है नहीं किया है? ऐसा कुछ दिखता नहीं, क्योंकि 4 बार से सांसद हैं। बेतिया में कोई ऐसा काम नहीं दिखता है जो लगे कि सांसद जी ने करवा दिया। प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं पार्टी के। प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। मतलब आप समझिए कि इनकी बात मेडिकल तो कॉलेज भी जो खुला है, सबसे पहले मैं बोलने वाला हूँ, क्योंकि जब समता पार्टी में आए थे 95 में नीतीश कुमार जी, तो उनको मैंने कहा कि बेतिया और गया दोनों का स्ट्रक्चर, जो बेतिया का हॉस्पिटल है और जो गया का पिलग्रिम हॉस्पिटल है, इसका स्ट्रक्चर जो है इंडिपेंडेंट है। ये सिविल सर्जन के अधीन नहीं हुआ करता था, इसका इंडिपेंडेंट सुपरिटेंडेंट हुआ करता था। और ये 300-350 बेड का दोनों हॉस्पिटल था। तो मैंने उनसे कहा 95 में कि इस हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में बदल दिया जाए। नीतीश कुमार ने कहा कि अरे भाई सरकार तो बनने दीजिए, सरकार बनेगी तब ना, आप ही लोगों को न करना है, हम लोग की सरकार बनी नहीं। सरकार बनी तो प्रकाश झा इस बात के गवाह हैं। मुख्यमंत्री जब बने तो चंपारण के बहुत सारे लोग गए थे, सबने हमको कहा कि चलिए मुख्यमंत्री जी से भेंट करा दी। हम गए, मुख्यमंत्री जी बाहर निकले प्रकाश झा को छोड़ने के लिए, प्रकाश झा वहीं सामने खड़े थे। मैंने कहा कि अब सरकार बन गई, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए बेतिया में। सुन लिए गए। चंद्रमोहन राय जी हेल्थ मिनिस्टर बने और वो आए सर्किट हाउस में। हमने फिर वहाँ उनको पकड़ा। हमने कहा कि देखिए, अब संजोग से आप यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर भी हो गए, इसी जिले के रहने वाले हैं, तो बेतिया में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए हमने नीतीश कुमार से आग्रह किया था और आज सरकार बन गई। उन्होंने कहा कि सरकार बन जाए, हाँ तो बताना। तो सरकार बन गई है। तो उन्होंने यही अनाउंस कर दिया कि बेतिया में कोई भी मेडिकल कॉलेज अगर नया बनेगा तो बेतिया में पहला मेडिकल कॉलेज बनेगा, और उसका शिलान्यास हुआ। आज मेडिकल कॉलेज बन के तैयार खड़ा है। मतलब आपने मेडिकल डॉक्टर होने के नाते आपने मेडिकल कॉलेज की गुहार लगाई, इससे आपको नुकसान भी तो हो गया होगा? कोई नुकसान नहीं होता है, पेशेंट कम हो गए होंगे आपके? कभी नहीं, आज तक मैंने ये देखा ही नहीं है कभी। मेरा कहीं बोर्ड नहीं है बेतिया में, एक भी नेम प्लेट नहीं है मेरा। हम यहाँ 86 से
यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, मेरा नेम प्लेट नहीं लगा था, कहीं बोर्ड नहीं लगा था। और आज भी मैंने 15 रुपये से डॉक्टरी शुरू की है, आज 1000 फीस लेता हूँ, फिर भी नंबर में कोई कमी नहीं है। वैसे ही चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। वैसे ही काम चल रहा है। अच्छा ये बताइए कि मैं बेतिया में और सड़क की समस्याओं को देख रहा हूँ, गाँव में जा रहा हूँ, बहुत बुरी हालत और देख रहा हूँ कि सड़क के बगल में नाली नहीं है, पहली चीज़ है, और जहाँ है भी बहुत ऊंची है, और फिर जहाँ कस्बा टाइप जहाँ 4-5 दुकानें लगी हुई, वहाँ बगल में कूड़ा कबाड़ा और वहाँ पानी भरा हुआ है, और एक चौड़ा दानो एक जगह है, छौड़ा दानो जगह है जो संजय जी के संसदीय क्षेत्र में आती है। वहाँ तो हमने ऐसी विचित्र चीज़ देखी जो मैंने पहली बार देखी। लोग बताते हैं 12 महीने से वहाँ पानी सूख ही नहीं रहा है, मतलब 2 साल से लगातार पानी वैसे ही है। बारिश भगवान की और वो कृपा से इस बार हुआ इंटरनेशनल नहीं। सड़क है। अगर हो गया बारिश तो आप बेतिया शहर की भी हालत वही देखते हैं। बेतिया के भी नाले साफ नहीं लग रहे हैं। मैं अब जब इधर गली में अंदर की तरफ, बानू छापर जाने वाली सड़क 5 वर्षों से आधा ढाल के पड़ी हुई। इसका जिम्मेदार कौन, किसे मैंने मानते हैं उसका आप? वीडियो बनाया। इसको जिम्मेदार किसे मानते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज है, रेलवे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज है, वो रेलवे के अंदर में आता है। मैंने भेजा अश्विनी वैष्णव को, वीडियो बना के भेजा हमने, उसके बाद जाके ढलाई हुआ है। तो यहाँ के नेताओं की चीज़ें नहीं दिखती कि ये सक्रियता अगर दिखाएं कि यहाँ के लोगों को सुख सुविधाएं मिले, यहाँ बेतिया की सड़कें अच्छी हो, बेतिया में अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी चीज़ें हो, इस पर क्यों नहीं सोच पा रहे? जब जीत आपकी सुनिश्चित हो मोदी जी के नाम पर, तो काम करने की जरूरत क्या है? मतलब संजय जायसवाल मोदी जी के नाम पे जीत जाते हैं एकदम। ऐसे निर्दयी लड़े तो क्या स्थिति होगी उनकी? एक बार राजद से लड़के देख चुके हैं, 5500 वोट आया था, जमानत जब्त हो गई। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि बेतिया का जो समीकरण है, जो पटना से लेकर दिल्ली तक खबर है, वो यही है कि बेतिया गढ़ है बीजेपी का। मतलब किसी को भी लड़ा दो बीजेपी से जीत जाएगा। ऐसा नहीं था। पहले हम लोग जनता दल से 5 सीट लड़ते थे, 5 से 4 हुआ, 4 से अभी 2 है। ऐसा नहीं है। ये जो है बेतिया जिला, ये जनता दल यू समता पार्टी नीतीश कुमार के जमीन पर भाजपा जीतती है, क्योंकि एक क्राइम इन्फेस्टेड इलाका था। यहाँ दिन में भी लोग नहीं निकलते थे, और नीतीश जी ने उस क्राइम को साफ किया, क्राइम फ्री हुआ। नीतीश जी के वजह से यहाँ भाजपा जीतती है। लेकिन नीतीश जी का एक काम बड़ा मुझे अटपटा लगता है, क्योंकि इसकी चर्चा हर जगह होती है, शराबबंदी को लेकर। शराब कहीं नहीं बंद है, शराब हर जगह मिलती है, होम डिलीवरी। देखिए, कम से कम रोड पर जो हुगलिज्म होता था शराब पी के, वो तो बंद है। ये बात सही है कि शराबबंदी अच्छी ढंग से लागू होना चाहिए, वो नहीं है। और कुछ जो स्वार्थी पुलिस वाले हैं या ऑफिसर हैं, वो लोग इसे कमा रहे हैं। नहीं, हम जब इधर रास्ते से गुजर रहे थे, मोतिहारी की तरफ निकल रहे थे, तो कई जगह लोगों ने बताया कि यहाँ जो है, जहाँ ये बोतलें रखी हैं, कई दुकानें एक साथ 5-6 दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ सब सारी व्यवस्था आप जाइए, केवल रेट थोड़ा हाई होगा। आप वहाँ उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं तो आपको दुगना रेट मिलेगा। मैंने कहा मैं सब नहीं करता, लेकिन आप समझिए कि वो बता रहे हैं ये पूरी तरह से शराबबंदी जिस तरह से लागू होनी चाहिए, क्योंकि अकेले नीतीश कुमार का काम नहीं है ना। नीतीश कुमार ने जितनी अच्छी सोच के साथ इसको बंद किया, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, तो उसमें हमारा आपका भी योगदान होना चाहिए ना। मतलब गरीब आदमी नहीं पी सकता, फिर महंगी मिलेगी तो महंगी तो बाद में मिलने लगी है, होम डिलीवरी बाद में होने लगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, इसको हम डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन खुलेआम नहीं हो रहा है, डर के हो रहा है। और इसको बंद करना चाहिए था, इसके लिए मशीनरी डेवलप करना चाहिए था, पुलिस को भी सतर्क करना चाहिए था, और जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। कार्रवाई। अच्छा, ये डेटा आया है, इस डेटा में कहा गया शराबबंदी को लेकर ही कि 10 लाख उन लोगों पर कार्रवाई, 10 लाख लोगों पर कार्रवाई हो चुकी जब से शराबबंदी बिहार में हुई है। उन लोगों पर कार्रवाई जो गरीब हैं। सही बात है। उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई जो पूरा रैकेट चला रहे हैं, जो मतलब आपका कहना सही है, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट के जो लोग ऑफिसर हैं यहाँ, वो सब मिले हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। आज भी बहुतों का जांच अगर हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि आप राजनीति को बहुत अच्छे समझते हैं, मुझे लगता है कि आज एक कार्यक्रम हुआ था। आज क्या, क्योंकि संडे को कार्यक्रम था, शायद ये वीडियो कल पड़े तो लोगों को लगे कि आज बोल रहे हैं, कल कार्यक्रम था, और ये नवरात्रि के एक दिन पहले हुआ, और वहाँ मीट भात का आयोजन किया गया था।
भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे में कहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए कि मीट की दुकानें बंद रहेगी नवरात्रि में, और फिर ये कहा जाता है कि मैं भी ब्राह्मण हूँ तो ये कहा जाता है कि मतलब चीज़ें जो है हम लोग के यहाँ प्याज एक दिन पहले खानी बंद हो जाती है, तो वो तामसिक प्रवृत्ति में आता है कि प्याज लहसुन नहीं खाना है ताकि अगले दिन ना रहे। एक दिन पहले आप मीट भोज करा रहे हो, अगले दिन नवरात्रि है। मैंने इससे देखिए क्या क्या जाहिर होता है इससे। आप आरजेडी पर आक्षेप लगा देते हो कि वो मछली खा रहे थे उस पर बैठ के। आपकी कथनी और करनी में अंतर है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको मानते हैं, भाजपा तो मानती है हमेशा, बिल्कुल, और भाजपा इस चीज को पसंद करती है कि वहाँ लोगों ने पता है क्या मीट कहा कि अंदर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और बाहर मीट भात खाया जा रहा है। तो अब तो राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि वोट किस तरह से आए इसका इंतजाम करना है। एक घटनाक्रम और दिखाई दिया उस कार्यक्रम में मुझे कि बच्चों से कहा गया, कक्षा 9 का बच्चा, जिसको शायद मुझे लगता है कि बहुत कम राजनीतिक समझ होगी, अब 9th में तो मुझे भी शायद इतनी राजनीतिक समझ नहीं थी, पता ही नहीं था कि मैं कभी पत्रकार भी बनूंगा, मुझे लगा था कि डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन जाऊंगा, क्योंकि उस समय तो बच्चों के दिमाग में ये भरा जाता है कि पढ़ाई इस दिशा में करनी है। 9th का बच्चा, 10th का बच्चा, 11, 12 के बच्चों को बुलाया गया और उसके साथ साथ कुछ और बच्चों को बुलाया गया जो तैयारी कर रहे थे। उनको कहा गया कि आप अपने सवाल लिख लीजिए, नेता रहेंगे वहाँ, संजय जायसवाल सांसद जी रहेंगे, मंत्री रहेंगी और विधायक रहेंगे, उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं शिक्षा को लेकर, बेहतरी को लेकर, विकास को लेकर। बच्चों से कहा गया, लड़कियां वहाँ पहुँची और जब वो बाहर निकल रही तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की। हमने कहा कि भाई बताइए आप जो है क्या कुछ हुआ, अंदर क्या करने आई थी, कहाँ से? तो उन्होंने कहा ये था कि लेकिन यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ कोई पर सब अपना भाषण दिए जा रहे हैं। तो वो एक राजनीतिक कार्यक्रम, तो इसको कैसे देखते हैं कि मतलब लोक लुभावन बातें की गई बच्चों से, और वो बच्चों को नहीं पकड़ा गया, उनके टीचर्स को, कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टीचर थे उनसे कहा गया कि आप लेकर आइए। आप खुद समझ सकते हैं, बच्चों से तो कोई मतलब था नहीं। ये जो मतलब था कुर्सी खाली ना रहे। हाँ, कुर्सी खाली ना रहे और दिखाई पड़े। हाँ, दिखावा है ये। हाँ, ये रियली किसी का भला नहीं होगा इससे। इससे भला होगा केवल भाजपा का। ये भला करने के लिए था। भला और दूसरी बड़ी चीज़ एक और नजर आई, जब हम उसको कवर कर रहे थे, जब बयान ले रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के जो भगवाधारी हो जाते हैं वो अपने आप को गुंडा समझने लगते हैं। तो वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, कार्यक्रम का माहौल ख़राब कर रहे हैं, आप कार्यक्रम बेकार कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अभी होगा कार्यक्रम 1:30 बजे होगा, प्रश्नोत्तरी का हुआ कुछ नहीं, अंततः कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये वो होगा माहौल बनाने की कोशिश, आप ये है वो है, मतलब, और फिर भारत माता की जय, जय श्री राम। तो ये इसको कैसे देखते हैं कि मतलब जहां कहता हूं कि भारत माता की जय बोलने का अधिकार सबको है। भारत माता की जय शब्द किसी एक का आधिकारिक शब्द नहीं, हर देश के हर नागरिक को भारत माता की जय बोलने का अधिकार है। और मैं किसी की आवाज मैं अपनी जितनी सभाओं में जाता हूं, अपने दल की, एनडीए की नहीं, मैं वहां पहले ही भारत माता की जय बोलता हूं, इसलिए कि कोई ये न समझे कि एक उन्हीं का एकाधिकार है इसका। हाँ, जैसे एक नारे जय श्री राम वाले नारे पर उन्होंने कॉपीराइट ले लिया है। जय श्री राम हम नहीं बोलेंगे, लेकिन भारत माता की जय, जय श्री राम क्यों नहीं बोलेंगे? हम हिंदू हैं, जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दिखावे के लिए जय श्री राम नहीं बोले। अब वहां पर किसी को डराने के लिए जय श्री राम नहीं बोले। हाँ, यहाँ तो डराने के लिए जय श्री राम बोला, भारत माता की जय भी, और भारत माता की जय भी डराने के लिए बोला जाता है। तो ये क्या सुनियोजित गुंडे पनपते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में? ये परिपाटी ठीक नहीं है, इतना ही हम कहना चाहेंगे। ये जो भी हो रहा है ना, देश के लिए, संविधान के लिए ठीक नहीं। लेकिन फिर ऐसे लोगों को बढ़ावा कौन दे रहा? भाई माननीय सांसद बैठे हुए मंच पर, माननीय सांसद, विधायक जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारी पार्टियां हैं, वो दे रही हैं बढ़ावा। हमारी पार्टी तो नहीं देती इस तरह की। हाँ, जेडीयू को तो नहीं सुना, जेडीयू में तो नहीं बोलते कोई कि जय श्री राम बोल के, भारत माता की जय बोल के, कभी नहीं। ये भगवा पहन के, इनको क्या लाइसेंस मिल गया है कि भगवा पहन ले? और देखिए, इसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये गलत है। आप खौफ पैदा करने के लिए जय श्री राम का नारा मत लगाइए। राम हम लोगों के लिए पूजनीय है, आराध्य हैं, लेकिन अब आप जय श्री राम जिस शैली में बोलते हैं, वो एक डरावना शब्द लगता है। हाँ, सामने वाले की आवाज को दबाने के लिए, कि अगर अब कोई जवाब नहीं, मैं भुगत चुका हूं 90 के इंडिपेंडेंट चुनाव में, जय श्री राम का नारा लगा के वोट खींच लिया जाता था हाथ से। अच्छा, ये स्थिति थी। काउंटिंग 48 घंटे हुई थी, मैनुअल काउंटिंग हो रही थी, गर्मी का दिन था, बैलेट पेपर से। मैं ये घूम चुका हूं, मैं घूमने जाता था, निकलता था, तो जहां ये लोग होते थे, जय श्री राम, जय श्री राम, मतलब वो दिखाने के लिए कि मतलब हम डरा रहे हैं आपको, धमका रहे हैं, इधर से मत गुजरो।
तो ये परिपाटी चली आई है दरअसल, और क्योंकि वो बाबा जी कह लीजिए या डॉक्टर कह लीजिए, इन्होंने वो चीज़ें झेली हैं अपने राजनीतिक कैरियर में, और ये साफ तौर पर दिखता है। कई जगह ऐसे वीडियो सामने आते हैं जहां पर इनके पास कोई जवाब नहीं होता, जहां पर इनको हुड़दंगई करनी होती है, बेवजह का उपद्रव करना होता है, वहाँ जय श्री राम और भारत माता के जय का के नारे का इस्तेमाल किया जाता है। आपके यहाँ संगठन को लेकर, मतलब आपके संगठन की नहीं, आपके ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ अभी, क्योंकि हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, कई लोग मिल रहे हैं। एक विजय ठाकुर साहब मिल गए हमें, वो बता रहे हैं कि मैं जब छोटा सा था तो मैं बैनर चिपकाया करता था, फिर उसके बाद मैंने पार्टी में बहुत काम किया, बड़ी मेहनत की, पहली सभा कराई मैंने यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की, और ये तमाम तरह की चीज़ें, और आज वो बाहर हैं, बागी हो गए हैं। ये दुखद है, क्योंकि वो कार्यकर्ता है और ज़मीन का कार्यकर्ता है, इसमें कोई शक नहीं। अब उसके साथ क्या हुआ और किस तरह से उसको निष्कासित किया गया, ये तो भाजपा जाने। हम लोगों को जो लगता है कि विजय ठाकुर अच्छा कार्यकर्ता था, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था। चंद्रमोहन राय जी के साथ वो बहुत दिन तक काम किया है, और किन कारणों से उसको निष्कासित किया गया है ये अभी तक पता नहीं है, लेकिन उसको निष्कासित किया गया है, और वो लोकप्रिय भी है। नहीं तो जिले के जो बड़े बीजेपी के नेता हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं इस समय बीजेपी को, क्या उन लोगों की तरफ से ऐसा किया गया है? नहीं जानते, हमको कोई जानकारी इसकी नहीं, लेकिन जो भी उसके साथ हुआ है वो गलत हुआ है। गलत हुआ है, और जिला अध्यक्ष बिना प्रदेश अध्यक्ष की सहमति लिए उसको निकाल नहीं सकते थे, लेकिन निकाल दिया। तो साफ तौर पर देखते हैं कि विजय ठाकुर जो लगातार बागी होकर अब चनपटिया से शायद वो तैयारी कर रहे हैं निर्दलीय की, और आप भी चनपटिया से ही जाएंगे। अगर मिलेगा तो हम जाएंगे चनपटिया से। अच्छा, क्या किन मोटो के साथ आप जाएंगे? क्या आपका मतलब क्या सिनेरियो रहेगा आपका, क्या पोर्टफोलियो रहेगा? चंद्रमोहन राय जी मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, हमारे यहाँ के विधायक थे चनपटिया के। उसी समय नीतीश कुमार जी हमारे चनायन में आए थे। एक तिरवाह इलाका है हमारे यहाँ, मुस्लिम बहुल इलाका है, और वहाँ पर बूढ़ी गंडक नदी बहती, तो बाढ़ आता है और बहुत नुकसान होता था। कोई आने जाने का रास्ता नहीं था लोगों को। खाट पर लोग बीमारों को लेके वहाँ से आया करते थे, या पूर्वी चंपारण में जाएं या पश्चिमी चंपारण में आए कहीं। तो हमसे लोगों ने कहा कि एक पुल बन जाता है इस पर, पिपरपाती घाट पर, तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाता। तो हमने कहा देखिए नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, आप लोग अच्छी संख्या में वहाँ रहिएगा, नारा वारा लगाइएगा, तो हम बात करेंगे उनसे, कहेंगे कि ये लोग आए हुए हैं। ये सब पीला पट्टी लगा के तिरवा विकास संघ का करीब 200-300 नवयुवक मोटरसाइकिल से हमारे घर आए थे नीतीश कुमार जी से लाइन पर, तो वहाँ पहुँचा। तो नीतीश कुमार जी ने हमसे पूछा कि एसआई जी कौन लोग हैं? हम कहा सर यहाँ तिरवा एक इलाका है, बहुत पिछड़ा हुआ है, और वहाँ आने जाने का कोई साधन नहीं है, बाढ़ आती है तो लोग बांध पर रहते हैं। वहाँ एक पुल बन जाता तो पूर्वी पश्चिमी चंपारण दोनों जुड़ जाता और इन लोगों की समस्या हल हो जाती। नीतीश कुमार जी ने कहा कितना लगेगा? हम कहे 50-60 करोड़ लगेगा। उन्होंने कहा कि बुलाइए सब लोग। बुलाया हमने, वहीं पर उन्होंने कह दिया कि ये पुल बनेगा। वो यात्रा में निकले थे, कल होकर नरकटियागंज पहुँचे, वहाँ उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये पुल बनेगा, और 5 दिन के अंदर सर्वे टीम आ गई, वहाँ टेंट तन गया और काम शुरू हुआ और पुल बन गया। और बन गया, मैंने उसका शिलान्यास भी कर दिया। यहाँ मैंने किया, वहाँ नीतीश कुमार जी। तो आज उस पुल से इतनी खुशहाली आई है कि जो ज़मीन वहाँ 200 रुपये कट्ठा नहीं मिलता था, हमारे कोई खरीदने को तैयार नहीं था, आज 20 लाख रुपये कट्ठा है। और आप देखिएगा पिपरपाती बाजार एक जगह है, शायद जानते होंगे। पिपरपाती जो है अभी कम से कम 200 दुकान वहाँ खुल गया है, और वो शहर की तरह लगता है, और पूरा पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण का वो संगम हो गया। वहाँ से रामगढ़वा रक्सौल जाता है, और एक आपके लिए अल्टरनेटिव रोड हो गया, क्योंकि रक्सौल हम लोग का बॉर्डर है। ऐसे जाते थे इधर से, लेकिन इधर से जाने पर 20-22 किलोमीटर कम हो जाता है दूरी। युवाओं में खासा प्रॉब्लम्स आ रही है, बेरोज़गारी की सबसे बड़ी समस्या है, और फिर भी बीपीएससी के छात्र जो है वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं पटना में। इन सब समस्याओं से कैसे निपट पाएंगे नीतीश कुमार? कोशिश तो कर रहे हैं, रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं, और अपॉइंटमेंट भी बहुत हुए हैं। आप सोचिए कि जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, क्या हाल था बिहार का? कितने लोग थे? टीचर मान लीजिए, दुकानियाँ फुकानियाँ मिला के सब, रोज
रोड पर घूम के छिनतई करते थे, उन सबको उन्होंने बुला के टीचर बना दिया। टीचर बनाने के बाद उनके मेधा की जांच हुई, उसमें जो फिट पाए गए वो रहे, जो नहीं फिट पाए गए निकाल। लेकिन उस समय जो तत्कालीन व्यवस्था थी उसमें इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता था। जिस तरह से उन्होंने यहाँ की बेरोजगारी और रोड पर जो जिस तरह की गुंडागर्दी थी उसको समाप्त किया, वो काबिल तारीफ है। और चंपारण के लोग आज भी, आप देख लीजिए, रेता है ना जोगापट्टी और वाल्मीकि नगर और बगहा का, वहाँ के जादव भी नीतीश कुमार को वोट देते हैं। अच्छा। क्योंकि उन लोगों ने जो वहाँ जुल्म सहा है ना, वहाँ के मुसलमान वोट देते हैं नीतीश कुमार को, क्योंकि वहाँ जो डकैतों का जुल्म लोगों ने सहा है। आप देखिए तो कितना बड़ा पुल बन गया हमारा, जो हमारा चंपारण 2 हिस्सों में बटा हुआ था। तो धनहा का जो ब्रिज है, आप देखिए कि करीब हमको लगता है कि 3 या 4 किलोमीटर का तो अप्रोच है उसका, और वो भी अप्रोच 1-2 फीट हाइट नहीं है उसका, 20-22 फीट हाइट है उसका। धनहा हम लोगों के लिए सपना होता था। हम लोग जाने के लिए यूपी होके बने, गोपालगंज होके जाते थे या पिपरा होके जाते थे, और आज यहाँ से हम लोग 1 घंटा के अंदर यूपी पहुँच जाते हैं, पड़रौना। लेकिन देखिए ना, युवाओं की जब हम बात कर रहे हैं तो युवाओं का मुद्दा, क्योंकि जनसुराज भी उठा रही है, जनसुराज भी कह रही कि जो है युवाओं के साथ अन्याय हुआ, पलायन मुद्दे को सबसे आगे रखा जा रहा है। और साथ ही साथ आरजेडी भी कह रही कि हमारी जब सरकार थी, हम जब मुख्यमंत्री चाचा जी हमारे साथ थे, तब हमने नौकरियों की बौछार लगा दी थी। हमारे यहाँ नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से आके बच्चों ने यहाँ जो है नौकरी शुरू कर दी, बीपीएससी के छात्रों ने। तो वो उसको बता रहे हैं कि हमने किया है, ठीक है। और आप एक बात बताइए, तो नहीं तो नीतीश, नौकरी मुख्यमंत्री देता है कि नौकरी कोई मंत्री देता है? जो भी होता है, जिसके विभाग से भी हो। लेकिन उप मुख्यमंत्री तो थे ही ना। उप मुख्यमंत्री क्या है? उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक है क्या? नहीं, संवैधानिक तो नहीं है। उप मुख्यमंत्री मतलब मंत्री। मंत्री में जिनको आपको कुछ सम्मानित करना हो उनको उप मुख्यमंत्री बना दी। लेकिन मंत्री का तो अधिकार नहीं है, बिना मुख्यमंत्री के सिग्नेचर की कोई नौकरी होगी? ये चीज जब तक कैबिनेट से पास नहीं होगी। मतलब ये कह सकते हैं आप मतलब नीतीश जी की बड़ाई करेंगे, नीतीश जी के दोनों हाथों में लड्डू हैं कि उधर जब आरजेडी आरोप लगाए कि जो है कि नौकरी हमने दी, तो नहीं हमारी, हम तो अब थे, नौकरी तो हमने दी युवाओं को, और इधर आ जाए तो हाँ अब भी देंगे। मतलब क्योंकि इसमें तो मतलब ये जनसुराज भी नहीं कह सकती है। और जनसुराज के बारे में एक चीज़ और कही जा रही है, वो मैं आपसे इसलिए चर्चा करता हूँ क्योंकि आप राजनीति समझते हैं अच्छे तरीके से, कि जनसुराज अगर ये मुद्दे लेकर आ रही है, जब ये पहले जिसके साथ थी उन लोगों को ये क्यों नहीं सिखा दिया कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे काम करिए, ऐसे करिए? हाँ, सही बात। ये आरोप लोगों के द्वारा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि जनसुराज पे लोग क्या भरोसा कर पाएंगे, क्योंकि जब भी संभावना वाली राजनीति शुरू होती है, वो अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी का जन्म, और फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं का जेल चले जाना, और फिर आम आदमी पार्टी सिमट जाना, ख़त्म हो जाना, अस्तित्व विहीन होती जा रही है आम आदमी पार्टी। तो क्या लगता है कि जनसुराज के साथ भी ऐसा ही होगा? क्योंकि एक कहावत पुरानी है कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो एक बार आम आदमी जैसी पार्टी एक संभावना वाली राजनीति को तलाशने की कोशिश की। मैं जनसुराज के जो अध्यक्ष हैं उनका बयान में सुन रहा था तापस दास का, तो वो कह रहे थे कि अगर हमारा कैंडिडेट खराब होगा तो आप उसको भी मत वोट दीजिएगा, अगर आपको लगे कि हमारा मतलब आप बिहार को जो सही दिशा में जाए। यही बात अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि अगर कोई गंदा आपको लगे प्रत्याशी तो उसकी शिकायत करिए, उसको तुरंत हम हटा देंगे, कुछ ऐसा होगा तो सेम आम आदमी के पैटर्न पर हैं। क्या लगता है आपको कि इनका राजनीतिक भविष्य है, या फिर ये नुकसान कर जाएंगे बिहार में जेडीयू और आरजेडी और बीजेपी का? देखिए, स्थिति तो अभी जिस प्रकार की है उसमें ये कहना बड़ा मुश्किल है। प्रशांत किशोर जी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो कितना धरातल तक पहुंचेगा, किस तरह से रोजगार मिलेगा, ये भी देखना बाकी। क्या किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे? हो सकता है, क्यों हो सकता है बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जहां पर बहुत कीन कंटेस्ट है, वहां एक दूसरे का भविष्य बिगाड़ने का काम तो हो जाएगा। समझ रहे। अच्छा, ये मनीष को कैसे देखते हैं आप, मनीष कश्यप? मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा।
भविष्य है बिहार का, जैसे सनाब बिहार लिखते हैं कुछ लोग? नहीं नहीं, वो सब क्योंकि बेतिया के आप हैं तो इसलिए मैं पूछ ठीक रहा है, हमारा पोता है वो भी। तो अब हम आप उसके- अब तो बाबा जी हुए ना, मेरे भी हाँ। बाबा जी हुए, तो उसके भी हम हुए। किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहते, हाँ समझ गए? हाँ। पप्पू यादव के बारे में भी नहीं? हैं? पप्पू यादव के बारे में भी नहीं? किसी के बारे में? पप्पू यादव से मेरी क्या मुलाकात है? पप्पू यादव को मैं वीडियो नहीं, पर उनकी देखता हूँ। दो चीज़ें दिखी ना अभी हाल फिलहाल में, कि एक तरफ सम्मान, एक तरफ अपमान, एक तरफ मंच पे नई जगह मिली है, जहाँ दूसरे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को जगह मिल जा रही है, लेकिन लगातार पूर्णिया से 4 बार अपने दम पर बना सांसद, उसको ना जगह मिलना, और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में मंच पर जगह मिलना, कान में और कानाफूसी होना, और उसके बाद फिर जो है भाषण देना कि ईमानदार मुख्यमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री, तेजस्वी प्रधानमंत्री। इसे कैसे देखते हैं आप, इन दोनों चीज़ों को? देखिए, वो उन लोगों का इंटरनल मैटर है, वो कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किए हुए हैं। अब उनकी स्थिति वहाँ पर क्या है ये वो बेहतर समझते हैं। हम लोग तो वहाँ हैं नहीं, इसलिए हम लोग केवल वीडियो देखते हैं, न कभी इंटरेक्शन है पप्पू यादव से, न कभी मुलाकात है। अच्छा, ये बताइए कि ये आरजेडी में जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि परिवारवाद का तो आरोप लगता ही है, तेज प्रताप का साइड हो जाना, अभी कुछ दिन पहले उनकी बेटी का एक ट्वीट भी सामने आ गया था। इस पर भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं। ये उनका पारिवारिक मामला। नहीं तो ये नुकसान करेगा आरजेडी को? निश्चित रूप से, अगर परिवार में कलह होगा तो निश्चित रूप से नुकसान करेगा। अब क्या देख रहे हैं इस बार बिहार का सिनेरियो, अगर बिहार के हिसाब से देखें? बिहार किधर जा रहा दो है? धड़ों में बटा हुआ, एनडीए और कांग्रेस, लड़ाई तगड़ी होगी। 50-50 मान के चल रहे हैं? 50-50% मान के चल रहे हैं अब, क्योंकि भी सर्वे 34-36 का आया था। वही है करीब करीब, लड़ाई मजबूत- कांटे की। हाँ, कांटे की टक्कर। कांटे की लड़ाई। चलिए डॉक्टर साहब, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। एनएन शाही जी हमारे साथ थे, डॉक्टर भी हैं और साथ ही साथ ये अच्छे राजनीतिक भी हैं और पुरानी समझ है इनको, और बहुत सारी चीज़ों पर बेबाकी से जवाब दिया कि वाकई में बेतिया के साथ साथ बिहार में क्या विकास की गंगा बह रही है या नहीं। आपने सुना इनको, बाबा जी के नाम से भी इनका संबोधन है, और हम लगातार ऐसे चेहरों को ला रहे हैं ताकि आप बिहार की और उस ज़िले की उस नब्ज़ को समझ पाएँ कि आखिरकार क्या माहौल है, क्या सिनेरियो फैल रहा है और बिहार का चुनाव किस दिशा में जा रहा है। वैसे आप हमें अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा कि आखिरकार सवाल और जवाब का तरीक़ा और क्या जवाब, क्या आपके समझ में आया, बिहार को कितना आप समझ पाए, ये ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।